भागलपुर के बड़ारी थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास स्थित बिग डैडी रेस्टोरेंट के पीछे एक मकान में आग लग गई, जो देखते ही देखते रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही घंटों में पूरा रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के पीछे के 6 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। रेस्टोरेंट गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे का है। विधायक के बेटे और संचालक का आरोप है कि कुछ दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री नामक व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद हुआ था और उन्हीं लोगों ने चिंगारी भड़काई है। दादा समान लाल बहादुर शास्त्री और उनके बेटा उन्हीं लोग का किया हुआ है, वही लोग आग लगाया है और वो लोग काफी समय से पीछे पड़े हुए हैं। आरोप सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इन लोगों का कहना है कि एक दिन पहले विधायक आवास के पास भी आग लगाई गई थी, जिसे इन लोगों ने बुझा दिया था। लेकिन रेस्टोरेंट में लगी आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 4 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। रेस्टोरेंट संचालक के मुताबिक इस आगजनी की घटना में करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड में हर ओर सन्नाटा पसरा है। चित्कार से छाती फटा जा रहा है। मायूसी और मातम से भरी तस्वीर इसलिए है कि कई घर के चिराग बुझ गए हैं। दरअसल हरियाणा के करनाल में राइस मिल में काम करने वाले इस इलाके के मजदूरों की हादसे में मौत हो गई। एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से मजदूर मलबे में दब गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 11 मजदूर जख्मी हैं। छत ऊपर से गिरले, कत्ते के गोर हाथ टूट गए, कत्ते तो जान बचा के भागले, कत्ते तो हम चपक रह गए। हादसे के शिकार हुए लोग सिरसी, इकडारा, भुसवर, सुरौली गांव के निवासी हैं। जो लोग हादसे में जख्मी हुए हैं, उनका इलाज हरियाणा में ही चल रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसमें से कई मजदूर ऐसे थे जो अपने घर के इकलौते कमाऊ पुत्र थे। उन परिवारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी पूर्णिया की गुलाबबाग मंडी में 116 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, लेकिन काम की गति काफी धीमी होने के कारण स्थानीय व्यवसायी से लेकर बाहर से आने वाले सैकड़ों किसान परेशान हैं। पिछले 2 साल से यहां काम चल रहा है। हर तरफ गड्ढा खोद दिया गया। यहां पर प्रतिदिन 500 से अधिक ट्रैक्टर और सैकड़ों ट्रक से सामान आता है। जिस हिसाब से गड्ढा है, जिस हिसाब से नाला खुदा हुआ है और काम नहीं हो रहा है और अब रस आ रहा है, ट्रॉली आपको किसान लेकर के आते हैं, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, तो उनको फंसना, उससे एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा डर हो गया मंडी। हर तरफ नाला का गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे जाम की स्थिति तो बनती ही है, साथ ही साथ हादसे का भी डर बना रहता है। कारोबारी इस बात से भी नाराज है कि निर्माण कार्यों में उन लोगों से राय नहीं ली गई, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बेवजह उन्हें ठेकेदार की ओर से गोदाम तोड़े जाने का फरमान सुना दिया जाता है। खगड़िया में गर्मी की तपिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज धूप निकलने की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जरूरी पड़ने पर ही लोग घर की चौखट पार करते हैं। सुबह सुबह ही सड़कें वीरान नजर आने लगती है। शहर के राजेंद्र चौक पर अक्सर भीड़ रहती है, लेकिन गर्मी की वजह से यहाँ सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का लोग ही चौक पर नजर आते हैं। दिन में तो धूप बहुत ज्यादा होता है सर। सोचते सवेरे सवेरे अपना जो सब्जी तब्जी है कर लें सर। बहुत ज्यादा तापमान गिरता है सर। अच्छा, टेम्परेचर तो बहुत है जी सर। परेशानी भी होगी? परेशानी बहुत ज्यादा है सर। परेशानी बहुत ज्यादा है। लू से बचने के लिए लोग तरह तरह के पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। नगर परिषद की ओर से पानी की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन पानी पिलाने के नाम पर खाना पूर्ति ही लगती है। मौसम विभाग की ओर से अभी तापमान में बढ़ोतरी की बात कही गई है, यानी कुछ दिन और अभी गर्मी के सितम से लोगों का सामना होगा। इसलिए लू से बचने के लिए सतर्क और सावधान जरूर रहिए। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान 3 घरों में आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख में बदल गई। घटना जादोपुर थाना क्षेत्र के दुखारण गांव में वार्ड नंबर 4 की है। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 3 घर जल के पूरा राख हो गया है। 5 से 6 लाख रुपया का क्षति है। ऐसे हमको खबर मिला, प्रशासन को हम बता दिए। प्रशासन अग्निशमन गाड़ी भी भेज दी। तत्काल सीओ साहब से बात हम किए हैं कि तत्काल इन लोगों को कुछ राहत दिया जाए।
अगलगी की इस घटना में मोतीलाल प्रसाद के बेटे की शादी का पूरा सामान जलकर राख हो गया। कुछ दिन बाद घर में शादी थी, घर में खुशी का माहौल था, लेकिन अब उसी घर में राख है, धुएं का गुब्बार है, हर किसी के चेहरे पर मायूसी की दस्तक है। घर ही नहीं, पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की अपील की है, जिससे कि इस परिवार की जिंदगी पटरी पर लौट सके, इस दर्द से उबर सके। पश्चिमी चंपारण के रामनगर स्थित राम जननी संस्कृत उच्च विद्यालय में इन दिनों ताला लटका है। देखरेख के अभाव में ये विद्यालय अब खंडहर में तब्दील हो गया है। आलम यह है कि संस्कृत का नामो निशान मिटने के कगार पर है। यूपी और नेपाल बॉर्डर पर यह स्कूल स्थित है, जिसके सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहा जाता है कि राम जननी संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक पीडी तिवारी के सेवानिवृत्त होने के बाद से राम जननी संस्कृत विद्यालय में ताला लटक रहा है, क्योंकि महज एक ही शिक्षक के भरोसे इस हाई स्कूल में भाषाओं की जननी संस्कृत की पढ़ाई हो रही थी, वो भी अब बंद है। विद्यालय में कुल 63 छात्र नामांकित है, लेकिन पढ़ाई बंद है। उच्च विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और यही वजह है कि अब इन छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। जनप्रतिनिधि इसके सुध लेने की बात कर रहे हैं। इंतजार कीजिए स्कूल के दिन कब फिरेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 27 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त किया है। बरामद शराब की बाजार में कीमत करीब 2.5 लाख है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चांडिल की ओर से एक टाटा मैजिक गाड़ी आ रही है, जिसमें लाखों रुपए के नकली शराब लोड हैं। सापड़ा मोड़ के पास से पिकअप वैन को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध शराब का एक खेप आने वाला है। इस सूचना के एसपी साहब ने मेरे साथ एक टीम का गठन किया और तुरंत इस सत्यापन के लिए हम लोग निकल गए। हालांकि इस कार्रवाई में पिकअप वैन का चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उपचालक गोपाल जोको को गिरफ्तार कर लिया। नकली शराब को खरसावां में खपाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इस तैयारी को ध्वस्त कर दिया। पुलिस की टीम इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में हाथियों का उत्पात दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जंगलों से सटे सुदूरवर्ती गांव में ग्रामीणों के बीच डर का माहौल है। लगातार भटक रहे हाथियों का झुंड घरों और फसलों को निशाना बना रहे हैं। हाथियों के झुंड ने लक्ष्मण महतो के घर को निशाना बनाया, घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उत्पात इस कदर मचाया गया कि मलबे में दबने से मवेशियों की मौत भी हो गई। हाथी आया दौड़ से, जब टेम्पू हटाया तो हम भाग के जब निकले गेट खोल के, तो हम लोग को जान बचाते बचाते हम लोग तो दो, मेरे एक बच्ची है और एक मेरी वाइफ है, हम लोग दोनों ये थे सोए हुए रात को। उसके बाद जब भागे यहाँ से तो इसी बीच में देखे हाथी लोग तो हम लोग जान बचा के भागे, जिसमें मेरा बकरा था 2-3 गो। एक बकरा देखिए बाहर निकाल के रखे गया हुआ, 2 बकरा तो अंदर दबा हुआ है। हाथी ने घर में रखे अनाज को भी नष्ट कर दिया। अब गरीब परिवार वन विभाग से उचित मुआवजे की गुहार लगा रहा है। गजराज के कहर से परेशान लोग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं, क्योंकि इनका आशियाना तो टूट चुका है। सासाराम में सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल के टीचर को सरकार की ओर से जातीय गणना करने में लगाया गया है। ड्यूटी की वजह से टीचर स्कूल में क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लिहाजा पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए पढ़ाने का जिम्मा सीनियर बच्चों के कंधों पर डाल दी गई है। लेटर निकला, जनगणना के टीचर लोग चले गए हैं, इसी के चलते सीनियर बच्चों को जूनियर क्लास में पढ़ाने के लिए। सासाराम के चौखंडी पथ में सीनियर बच्चे गुरुजी की भूमिका में हैं और जूनियर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी ये सिलसिला कब तक चलेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पढ़ाने वाले गुरुजी तो मैदान में निकले हैं जातीय गणना करने। जब वहाँ से फुर्सत होगी तो फिर विद्यालय में पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। फिलहाल बच्चों के भरोसे स्कूल चल रहा है। मुजफ्फरपुर में नीरा उत्पाद को लेकर आ रही समस्याएं और उत्पाद विभाग की ओर से ताड़ी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के विरोध में समानालय के धरना स्थल पर बीते 6 दिनों से चल रहा आमरण अनशन अब खत्म हो गया है। मुजफ्फरपुर पूर्वी के एसडीओ ज्ञान प्रकाश और नगर डीएसपी राघव दयाल ने अनशनकारी से बात की और अनशन तुड़वाया।
तो इन लोग का जो समस्या है स्थानीय पुलिस प्रशासन से और उत्पाद विभाग से, तो इसका संज्ञान में लेते हुए उसका भी निराकरण किया जाएगा। और साथ ही साथ नीरा फैक्ट्री से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम है कि इनके द्वारा जो उत्पाद है उसका कंजम्पशन अभी कम है, जिसके चलते इन लोगों को जीवन यापन में भी दिक्कत है। बीते 6 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर कुछ लोग अनशन पर बैठे थे। ऐसे में उनकी मांगों को सुना गया है और बेहतर कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अनशन पर बैठे राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि उत्पाद विभाग मनमानी तरीके से ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों को तंग कर रहा है। साथ ही सरकार की नीरा नीति भी जमीनी स्तर पर कारगर नहीं है। ऐसे में पासी समाज मुश्किलों में है। मुंगेर के बरियारपुर थाना पुलिस ने शराब के अड्डों पर दबिश दी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र उम्भीवन वर्षा गांव के समीप अमझाड़ पहाड़ की तराई में छापेमारी कर पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। गांव के पास शराब का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। करीब 10 भट्टियों पर शराब तैयार करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पुलिस की टीम ऐन वक्त पर मौके पर पहुँच गयी और सभी शराब की भट्टियों को एक एक कर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 50 टीन में फूले हुए महुआ को मौके पर ही नष्ट किया गया। साथ ही शराब निर्माण में उपयोग किए जाने वाले दर्जनों बर्तन को तोड़ दिया। 180 लीटर देशी शराब सहित एक बाइक बरामद करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों के नाम बराचक पाटम निवासी संतोष बिंद और उभीवन वर्षा निवासी राजू खैरा है। इसके अलावा पुलिस की टीम ने रतनपुर मोड़ रतबन्ना के पास 15 लीटर देशी शराब और एक बाइक के साथ इटहरी निवासी डब्लू कुमार, बैकुंठ पांडे और फुलहट पाटम निवासी कैलाश कुमार यादव को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप है। झारखंड में शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी जिलों में पत्र जारी किया है कि शिक्षकों की हाजिरी अब विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में ही बनेगी, जबकि पहले ये नियम 300 मीटर के दायरे तक सीमित थी। इसे लेकर शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश है। नियम को अधिकारी तो सही बता रहे हैं, लेकिन शिक्षक इस नियम को प्रताड़ना वाला करार दे रहे हैं। कोई भी आदेश सरजमी पर धरातल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। राज्य की आम जनता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो नीचे के कर्मचारी हो, छोटे कर्मचारी हो, उनको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार पहले नेटवर्क की सुविधा तो ठीक करे, तब सरकार ये निर्णय ले। इन लोगों ने इस नियम को तुगलकी फरमान करार दिया है। गढ़वा में शिक्षकों में इस नियम को लेकर भारी नाराजगी है और इसे वे लोग वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शेखपुरा में भीषण गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर कोई गर्मी की तपिश से परेशान है। गर्मी का असर रेल की पटरी पर भी दिखने लगा है, जिसके कारण रेल कर्मियों की चिंता बढ़ गई है। केउल गया रेलखंड में रेल की पटरी का तापमान मीटर से मापा जा रहा है, ताकि रेल पटरी का टेम्परेचर पता चल सके। 56 से 58 डिग्री तक पारा होने से रेल कर्मी सतर्क हो जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि रेलवे ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं हाई हो, इसी वजह से कोई तरह से प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पेट्रोलिंग लगाया जाता है। आज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पटरियों के तापमान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। भीषण गर्मी के कारण पटरियों के आकार में परिवर्तन होने का डर रहता है। 30 से 40 डिग्री तक तापमान रहने से रेल पटरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन 50 से ज्यादा टेम्परेचर रहने पर सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि हादसे से बचा जा सके। कुल मिलाकर गर्मी का असर रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है। बगहा अंचल कार्यालय से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक 60 वर्षीय किसान को मृत घोषित कर उसके नाम की जमीन को दूसरे व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज कर दिया गया है। अब किसान महीनों से अपने जीवित होने का प्रमाण लेकर अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहा है। पूरा मामला बगहा अंचल के बीबी बनकटवा मौजा की है, जहां मानपुर बठिया गांव के अरविंद प्रसाद को अंचल कार्यालय की ओर से मृत घोषित कर उसके नाम से चल रही जमाबंदी से दूसरे व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज कर दिया गया है। हमको मृत जनाकर दाखिल किए हैं, जबकि हम जिंदा हैं। जबकि जिंदा हैं बोल रहे हैं, जो हम ही दरखास्त दिए हैं और मृत बनाया गया है हमको। पीड़ित किसान की माने तो राजस्व कर्मचारी छठू उरांव ने विपक्षी पार्टी से मोटी रकम लेकर इस काम को किया है। इस मामले में अंचलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी।
बक्सर नगर परिषद की ओर से शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में शहर की दीवारों पर ऐतिहासिक पेंटिंग उकेरी जा रही है, जिसमें आपको रामायण, महाभारत और इतिहास की झलक देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इसे सर्किट हाउस इलाके में सरकारी दीवारों पर आप देख सकते हैं। इन पेंटिंग के माध्यम से बक्सर की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो विरासतें हैं उसे देखने का लोगों को मौका मिलता है और काफी ये पेंटिंग सराहा जा रहा है। बक्सर से कई ऐतिहासिक घटनाओं और पौराणिक कथाओं का संबंध है, लिहाजा उसे चित्रों के जरिए लोगों को बताने की कोशिश नगर प्रशासन की ओर से हो रही है। इससे शहर सुंदर तो दिखेगा ही साथ आने वाली पीढ़ियों को बक्सर की गौरव गाथा के बारे में जानकारी मिलेगी। नगर परिषद की इस पहल की चौतरफा सराहना हो रही है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के कदम पेंटिंग के पास आकर अपने आप ही ठहर जाते हैं और आंखें ऐतिहासिक चित्रकारी को निहारने लगती हैं। रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती गोला प्रखंड क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए अक्षय ऊर्जा वरदान साबित हो रहा है। मगनपुर गांव में दर्जी का काम करने वाली महिलाएं अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। सिलाई के लिए घर में सोलर सिस्टम लगाकर इन महिलाओं के रहन सहन में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके इस्तेमाल से महिलाओं की आय में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। बिजली बिल में भी करीब 100 से 200 तक का अंतर देखने को मिल रहा है। सबसे पॉपुलर है वो सोलर एनर्जी, जिसके लिए हम लोगों ने रामगढ़ जिला में बृहद प्रचार प्रसार किया है। लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अपने घरों में भी वो सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का जो कार्य है वो कर रहे हैं। सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल करने से इन्हें बिजली के कट जाने की चिंता नहीं रहती है। इन्हें सिलाई कढ़ाई के ऑर्डर को समय पर पूरा करने में सहूलियत होती है। सोलर सिस्टम गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को इससे जोड़ने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बिहार में लू का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना को लेकर भी अलर्ट है। सिवान सदर अस्पताल में लू के चलते मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में सिवान सदर अस्पताल में लापरवाही देखने को मिल रही है। अधिकांश मरीज या मरीज के परिजन मास्क नहीं लगाए हैं। जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब भी हैरानी भरा था। दिखाने के लिए आए हैं, क्या हुआ है? सिटी स्कैन करवाना है। मास्क और नहीं पहने हैं सर, मास्क इस भीड़ को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर कितना पालन हो रहा है। लोग तो लापरवाह हैं ही, साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन भी कोरोना गाइडलाइन को लागू करने के लिए सख्ती नहीं दिखा रहा है। ऐसे में हालात बेकाबू होने की पूरी संभावना है। याद रखिए, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकना है तो मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना होगा और भीड़ भाड़ से खुद को बचाना ही होगा। तभी इस वायरस के अटैक से बचा जा सकता है। सीतामढ़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य जगह जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया था, जिस पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सके। लेकिन सीतामढ़ी जिले में बनाए गए अधिकांश हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ताला लगा रहता है। इसको फिर से चालू किया जाए। हम लोग को इतनी परेशानी हो रहा है कि हम ही लोग समझते हैं। रात में रात रीगा जाना पड़ता है, रीगा नहीं हो तो सीतामढ़ी जाना पड़ता है। लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये ताला कब हटेगा इसकी तारीख तय नहीं होती है। यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर आता है और ना ही स्वास्थ्य कर्मी। बुलाकीपुर में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बीमार हो चुका है। वेलनेस सेंटर प्रॉब्लम सेंटर में तब्दील हो गया है। लोगों को आज भी इलाज कराने के लिए शहर की ओर रुख करना होता है। बांका में परंपरागत खेती से बहुत सारे किसानों का करीब मोह भंग हो चुका है। किसान अब मौसमी सब्जी की खेती करते दिख रहे हैं, लेकिन सब्जी की खेती करने वाले किसानों की स्थिति पहले जैसी नहीं है। किसान मामूली मुनाफे पर ही अपनी उपज बेचने को मजबूर हो रहे हैं। अमरपुर प्रखंड के कल्याणपुर गांव में अधिकांश किसान अब मौसमी सब्जी और फल की खेती करते हैं। सब्जी की खेती के मामले में पूरे जिले में सबसे आगे की कतार में ये गाँव है। यहाँ उपजे खीरा की डिमांड दूर दूर तक है, लेकिन स्थानीय बाजार नहीं होने की वजह से इन्हें मेहनत के मुताबिक मुनाफा नहीं मिलता है। कौन मंडी में आप लोग बेचते हैं खीरा? बाका ले जाते हैं। यहाँ नजदीक में कोई मंडी? नजदीक में कोई मंडी नहीं है यहाँ पर। ये खीरा पटना बनारस भी जाता है? पटना बनारस व्यापार ले जाता है।
मंडी नहीं होने के चलते किसान बाहर के पैकारों को कम कीमत पर ही अपनी उपज बेचने को मजबूर दिख रहे हैं। खीरा की खेती में जितनी परेशानी है उस हिसाब से मुनाफा नहीं मिलता है। नवादा सदर अस्पताल में महिला वार्ड का कायाकल्प का काम पिछले कई दिनों से रुका हुआ है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। महिला वार्ड का मिशन लक्ष्य के तहत कायाकल्प होना था। इसी साल के मार्च अप्रैल महीने में इस काम को पूरा कर लेना था, लेकिन वार्ड की स्थिति देख कहा जा सकता है कि अभी और वक्त इसमें लगेगा। यहाँ आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है और ना ही अभी तक इसको लेके अधिकारियों ने अभी तक इसका निरीक्षण किया है या फिर काम क्यों बंद है, और ना ही कोई इस पे अभी तक कुछ बोलने को लिए आया है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए महिला वार्ड को नए सिरे से बनाया जाना था। इसके अलावा कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जानी थी, मगर अभी तक भवन का कायाकल्प नहीं हो सका है। हालांकि इस वक्त महिला वार्ड को अस्पताल के नए फैब्रिकेटेड भवन में भेज दिया गया है। ऑपरेशन का काम आज भी पुराने भवन में किया जाता है। पुराने भवन से ऑपरेशन के बाद मरीजों को खुले आसमान के नीचे से नए भवन में पहुँचाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सासाराम में रेल की 2 पटरियों के बीच एक मकान फंस गया है। दरअसल डीडीयू मुगल सराय गया रेलखंड के बगल से सासाराम आरा रेलखंड को जोड़ने के लिए अलग से रेलवे ने पटरी बिछाने का काम शुरू किया। इसके लिए भूमि अधिग्रहण भी किए गए, लेकिन दोनों पटरी के बीच कई घरों का अधिग्रहण नहीं किया गया। अब समस्या सामने आ गई है कि 2 पटरी के बीच जिंदगी कैसे कटेगी। मेरा मकान जो है 2 पटरी के बीच में फंस गया है। शायद हमको लग रहा है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा। 2 ट्रैक के बीच में रह रहे हैं। अब रेलवे वाले जो इधर का काम कर रहे हैं तो उनसे हमने बोला सर मेरे लिए रास्ता क्या है, बोले कोई रास्ता नहीं, आप पटरी पे चढ़ के जाइए। सासाराम के वार्ड संख्या 16 में माइको के पास रेलवे ने भूमि अधिग्रहण किया ताकि सासाराम से आरा की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो सके। आए दिन अधिकारियों की टीम रेलवे पटरी बिछाने पहुंचती है, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों के साथ तनाव हो जाता है। हालांकि रेलवे ऐसे लोगों के लिए अंडरपास बनाने का भरोसा दे रहा है। जमशेदपुर के परशुडी के तुपुडांग गांव में सड़क पूजा में श्रद्धालुओं का अटूट आस्था देखने को मिला। जमीन से 50 फीट ऊपर श्रद्धालु भोक्ताओं की पीठ में कील घोंपकर लकड़ी के खंभे में बांधकर घुमाया गया, जिसे देखने के लिए दूर दराज से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। यहाँ के लोग बताते हैं करीब 200 साल पुरानी ये परंपरा है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जाता है। हमारे पूजा है चोरचुड़ी पूजा बोला जाता है इसको, जो हम लोग भोक्ता करते हम लोग पीढ़ी से पीढ़ी करते जा रहे हैं। उसमें हम उसका नाती पोता है, उसका मेरे दादाजी के संगोज हम करते हैं, डेट करके नहीं है उसके बदली, उसके बाद हम पूजा करते हैं। इस पूजा में सबसे पहले शिव मंदिर, जो बूढ़ा बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद मन्नत मांगने वाले भोक्ता अपनी पीठ पर लोहे की कील घोंपकर 50 फीट ऊपर हवा में तैरते हैं। इस दौरान भोक्ता हवा में ही पैर और हाथ हिलाकर नृत्य करते हैं ताकि भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। कहा जाता है कि अच्छी फसल के लिए भी ये पूजा की जाती है।